कैसे हो दोस्तों। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। आपके जैक 11th केमिस्ट्री का जो एग्जाम होने वाला है उसमें छपने वाला पेपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पेन कॉपी पेपर लेकर बैठो, मेरे साथ क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो, साथ ही साथ कंसेप्ट भी लेते चलो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आइए बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। देख लो, ये हमारा पेपर ऐसा ही होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस ऐसे होते हैं और क्वेश्चंस का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। मेरे साथ क्वेश्चन ले करते चलना है, आपको कंसेप्ट को सीखते चलना है, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द रिएक्शन विच इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। क्या बात हो रही है कि आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है। क्या है, अल्काइल हैलाइड, यानी कि अल्केन में एक हैलोजन ग्रुप लगा हुआ है और उससे क्या बनाना है आपको, अल्काइल हैलाइड से क्या बनाना है, अल्केन। तो इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपको ये पता है, वो क्या होता है, उर्ज रिएक्शन होता है। उर्ज रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उर्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्काइल हैलाइड के और कैटलिस्ट क्या लेते हैं, Na और ड्राई ईथर, है ना। Na लेते हैं और ड्राई ईथर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दोनों अल्काइल हैलाइड की कपलिंग हो जाती है और किसका फॉर्मेशन होता है, अल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, उर्ज रिएक्शन, ठीक है। आई बात समझ में। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात हुई है, किसकी बात हुई है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की बात हुई है। आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि जब कभी भी किसी भी एक, मान के चलो हम बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें कोई भी एक मानकर चलो कि सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करता है ना, ये फंक्शनल ग्रुप क्या करता है कि किसी भी इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को, माफ करना, किसी भी इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट को कहाँ भेज सकता है, या तो इस पोजीशन पे, इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन क्या कहलाती है, ऑर्थो, ये पोजीशन क्या कहलाती है, मेटा, और ये पोजीशन क्या कहलाती है, पारा, ठीक है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे जो भी ऐड होगा, अटैच्ड होगा, वो इस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ऑर्थो पे भेज सकता है, मेटा पे भेज सकता है, या पारा पे भेज सकता है, ठीक है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो ग्रुप है ना, इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि अटैकिंग रिएजेंट को कहाँ भेजेगा, मेटा पोजिशंस पर भेजेगा। तो कौन हो जाएगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा NO2, ठीक है। NO2 हमारा क्या, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो बाकी आप जो देख रहे हो वो क्या है, ऑर्थो या पारा पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। जैसे OH के बारे में मैं बता दूं तो OH क्या है, हमारा ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो इन चीजों को आप याद रखोगे, ठीक है, कि NO2 क्या है भाई, हमारा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, यानी कि इनकमिंग जो रिएजेंट आएंगे उनको कहाँ भेजेगा, अटैकिंग रिएजेंट को मेटा पोजीशन पे, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को, क्योंकि आपका एग्जाम है, आपके पास समय कम है, कम में आपको बहुत ज्यादा मिल जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, द डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। इथेनॉल ले लो आप, C2H5OH, ठीक है, C2H5OH इथेनॉल हमारा होता है। इसका जब डिहाइड्रेशन करा दोगे, यानी कि इसमें तुम H2SO4 डालोगे, तो क्या होता है कि ये H2SO4 इसमें से क्या करके निकल जाता है, H2O इसमें से रिमूव हो जाता है, इसमें से एक H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। एक H यहाँ से गया, एक H यहाँ से गया, H2 चला गया, O चला गया, बचा क्या, C2H4, क्या बचा, C2H4, इसका नाम क्या है, इथीन, ठीक है। याद रखना, डिहाइड्रेशन की वजह से क्या मिलता है आपको, इथीन मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। द नेसेसरी कंडीशन फॉर ए कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज कॉल्ड, ठीक है। कंपाउंड्स को अगर एरोमेटिक कहलाना है तो उनके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होते हैं, याद करो, ये सब कंडीशंस है जो आपको याद होने चाहिए एरोमेटिसिटी के। प्लानरिटी, प्लानर होना चाहिए, ठीक है। जैसे बेंजीन की बात कर लो तो बेंजीन हमारा प्लानर होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें आपको रेजोनेंस देखने को मिलता है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या देखने को मिलता है, रेजोनेंस देखने को मिलता है। इसलिए क्या होगा, ये भी सही है, ये भी बात सही है। और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये रूल किसको क्या होता है, ये कौन सा रूल होता है, ये हमारा होता है हकल्स रूल, ठीक है। तो हकल रूल को भी ये क्या करता है, फॉलो करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑल ऑफ दिस, यानी कि ये सारे के सारे कंडीशन किसके हैं, एरोमेटिसिटी के कंडीशंस हैं, ठीक बात है। चलो, बहुत अच्छे आपसे पूछा जा रहा है, ओजोनोलाइसिस ऑफ इथीन गिव्स, ये हाइड्रोकार्बन से आपका क्वेश्चन है कि इथीन का अगर आप क्या कराते हो, ओजोनोलाइसिस कराते हो, ठीक है। इथीन का आप क्या करा रहे होते हो, ओजोनोलाइसिस करा रहे होते हो, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा दोस्तों, ये इसमें आके जुड़ जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा, ये ऑक्सीजन यहाँ से डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो आपको जो मिलने वाला है ना, वो क्या मिलने वाले हैं, टू इथेनॉल मिलने वाला है आपको, ठीक है। क्या मिलने वाला है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिलने वाला है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल मिलेगा। ये हमारा क्या होता है, ओजोनोलाइसिस। तो इथीन का ओजोनोलाइसिस क्या दे देगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल दे देगा, ठीक है। बात समझ में आ रही होगी।
ओजोन लाइसिस यही रिएक्शन था, मैंने आपके सामने रिएक्शन में लिख दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट इन कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं है? तो इंडक्टिव इफेक्ट तो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, क्योंकि पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि CH3 CH2Cl लगा हुआ है यहाँ पे, मान के चलो क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इस पर डेल माइनस, इस पर डेल प्लस, इस पर डेल डेल प्लस, है ना। ये कौन सा इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट है। रेजोनेंस के बारे में आप जानते हो, डीलोकलाइजेशन होता है पाई इलेक्ट्रॉन का। हाइपर कंजुगेशन आप जानते हो, सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है या नहीं। तो बच्चा क्या, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या है हमारा, डिस्टिलेशन हमारा क्या है, कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड का इफेक्ट नहीं है, ये तो एक फिल्टरेशन का प्रोसेस है, सेपरेशन का क्या है, प्रोसेस है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नहीं है कोवेलेंट बॉन्ड में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डिस्टिलेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक सेपरेशन का प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है हमारा न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज, है ना। पॉजिटिव चार्ज लविंग, जिसको पॉजिटिव चार्ज से पसंद हो, तो पॉजिटिव चार्ज को कौन पसंद करेगा, जिसके पास खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आपको किसके पास दिख रहा है, Cl माइनस के पास दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, बोलिए न्यूक्लियोफाइल हो गया। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CH3O CH3 और CH3CH2OH ये दोनों आपस में क्या हैं? ठीक है, देखो ये तो हमारा बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके दोनों साइड क्या है, CH3 है और CH3 है, तो ये तो हमारा क्या है, ईथर है। क्या है, ईथर है। अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं कंडेंस करके तो क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O लिख सकता हूँ, C2H6O लिख सकता हूँ। ये क्या है हमारा, देखो यहाँ पे OH लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। ठीक बात है, ये अल्कोहल है हमारा। अब बताओ कि क्या मैं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, C2 तीन हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन, तीन दो पाँच और एक छः, C2H6O ये भी। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों आइसोमर्स है, लेकिन इनमें किस चीज का फर्क है, फंक्शनल ग्रुप का फर्क है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 का C। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, देखो यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक को हम सही करते हैं पहले तो। ठीक है, इसको हटाओ, यहाँ पे ये आई है कुछ नहीं है, ये आई कुछ नहीं है। सबसे पहले तो इससे हम हटा देते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ होगी, और एक और चेंज ये होगा कि यहाँ पे CH2 होगा आपका। ठीक है, अब इसको पहले तो खोल लो, ऐसे क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आएंगे ना, तो आप क्या करोगे, इनको पूरा खोल कर लिख लोगे। यहाँ पे ध्यान दो, आप लिखोगे यहाँ पे CH3 CH2 CH2C, इस वाले कार्बन पे ये पूरा का पूरा अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है, तो CH2 CH2 CH3। ठीक, ये हो गया। अब इसी कार्बन पे आपका कौन जुड़ा हुआ है, यहाँ से फिर चीजें जुड़ी हुई हैं, ये हो जाएगा हमारा CH2 CH3। अब यहाँ पे ध्यान दो क्वेश्चन को, यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि IUPAC नेम इसका बताओ। तो IUPAC नेम करने का सबसे पहला तरीका क्या है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फाइंड करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 कार्बन के चेन है, इस तरीके से जाओगे तो, और इधर से 1 2 3 4 5, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन हो गया हमारा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा ये हो गया। अगर ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है, ये अगर हमारा लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है भाई, तो फिर ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ठीक बात है। अब देखो यहाँ पे, अब आपको इसका नोमेनक्लेचर बताना है, आपको इसका नाम बताना है। तो देखो सबसे लंबा सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखोगे, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इधर से अगर नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 ये चौथे पे आ रहा है, इधर से करोगे तो तीसरे पे आ रहा है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब पहली बात तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 3 इथाइल, क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, 1 2 3 4 5 6, 6 का मतलब हेक्स और सिंगल बॉन्ड है तो एन। क्या नाम हो गया, 3 इथाइल हेक्सेन। क्या नाम हो गया, 3 इथाइल हेक्सेन। इनमें से कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसको काट दो। ठीक है, सही आंसर क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो पहला है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो वो अगला क्या करता है, गेन कर लेता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अच्छा अभी पहले सही गलत पे मत बात करो, पहले बात तो ये लिखा हुआ है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स, क्या ये सही बात है, देखते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस देमसेल्फ, कोई भी किसी भी चीज का क्या होता है कि जब ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, जैसे मान के चलो कि कॉपर Cu2 प्लस से क्या बन जा रहा है, Cu बन जा रहा है, ठीक, मान लेते हैं ऐसा। तो पूछ रहा है कि स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या खुद को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर का कम होना, ठीक है, पहली बात। गलत स्टेटमेंट को आपको बताना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लूज इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स गेन इलेक्ट्रॉन नहीं, हाँ ये भी सही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, ये सही बात है, ये गलत बात है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज अदर्स, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस देमसेल्फ, रिड्यूस तो नहीं करते ना, अपने आप को ऑक्सीडाइज करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर उनका बढ़ता है, इसलिए उनका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है, और दूसरे का क्या कराते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन कराते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ तक की बात थी, आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पता है, ये याद रखने वाली बात है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। आगे चलो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है, HNO3 की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, HNO3 की बात हो रही है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है नाइट्रोजन का, इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या होता है, +1, नाइट्रोजन का क्या होता है, x, ऑक्सीजन का क्या होता है, -2। इन सबों का सम किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पे कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आएगा 1 + x -2, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, इनटू कितने ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए, तो 1 + x -6 = 0। तो x का वैल्यू क्या आता हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पे, +5, तो +5 क्या हो गया हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। किसका आंसर हो गया ये, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है। चलो इस प्रकार से आप निकालोगे, which of the following which will, what will the effect of addition of H2 on the equilibrium of the reaction 2H2 plus CO2 gives CH3OH, आपको पता है, रिएक्शन लिख लो एक बार, 2H2 plus CO2, ये आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा CH3OH, ठीक है, क्या दे देगा, CH3OH। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप क्या करते हो, H2 का एडिशन करते हो, यानी कि रिएक्टेंट के साइड आप क्या कर रहे हो और H2 ऐड कर रहे हो, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हो, तो ले चैटलिस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन में इधर क्या हो रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, assuming complete dissociation of pH of the 0.001 m HCl solution, तो आपको पता है बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, pH निकालने का फॉर्मूला क्या था, -log base 10 concentration of H प्लस, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, इस 0.001 को मैं क्या लिख सकता हूँ, -log base 10, क्या लिख सकता हूँ, 10 की पावर -4, इसको आप सॉल्व करोगे तो माइनस का -4 आ जाएगा यहाँ पे, और बचेगा क्या आंसर, 4 बचेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। लॉगरिथम सॉल्व करने आपको आता होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A + B इन इक्विलिब्रियम विद C + D द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, इन क्वेश्चंस को पढ़कर चल जाओ, आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ध्यान से सुनो, मेरे साथ सॉल्व करते चलो इन क्वेश्चंस को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है कि A + B है आपका, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ, C + D के साथ। तो आपसे पूछा जा रहा है कि Kc की वैल्यू लिख दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो। तो आपको पता है कि Kc की वैल्यू कैसे लिखी जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना, टू द क्या, कंसंट्रेशन ऑफ क्या, रिएक्टेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ दिख रहा है आपको, CD कहाँ है, CD कहाँ है, CD यहाँ है, ए भी यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं।
स्पीसीज NH3, NH3 क्या होगा? NH3 का सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बना लो, कुछ कुछ बातें करते हैं NH3 पर। NH3 हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है। NH3 हमारा ऐसा दिखता है, यहाँ पे क्या होता है, दो लोन पेयर होता है, ठीक है। अब क्या है, देखो यहाँ पे NH3 क्या कर सकता है, इन दो लोन पेयर को कर सकता है डोनेट, क्या कर सकता है, डोनेट, ठीक है। और जो भी स्पीसीज लोन पेयर को डोनेट करती है वो क्या कहलाती है, लुईस बेस कहलाती है। क्या कहलाती है, लुईस बेस कहलाती है, ठीक है। चलो, कंजुगेट बेस ऑफ H2O, कंजुगेट बेस ऑफ H2O, कंजुगेट बेस तब बनता है जब कोई भी स्पीसीज H प्लस को क्या करती है, लूज करती है, ठीक है। कंजुगेट बेस तब बनता है, ध्यान से सुनोगे, जब कोई भी स्पीसीज क्या करती है, H प्लस को लूज करती है। तो H2O में से तुम क्या रिलीज कर दो, H प्लस रिलीज कर दोगे। H2O में से तुम क्या रिमूव कर दो, H प्लस रिमूव कर दो, तो क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा। क्या बनेगा, OH माइनस बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 17 का बी। The enthalpy of combustion of methane and graphite and dihydrogen at 298 Kelvin are minus 890.3 किलोजूल पर मोल, माइनस 393.5 एंड माइनस 285.8 किलोजूल पर मोल। तो आपसे पूछ रहा है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेज 4 कितना होगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपको पता है, इसमें हेस लॉ लगा दो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछा गया तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है, कंबस्शन का दे रखा है, किसका, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी एक तरह का कार्बन ही होता है, ठीक है। ग्रेफाइट हमारा क्या है, एक प्रकार का कार्बन भी है, ठीक है। द एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन, ये मीथेन का है आपका पास, ठीक है। ये आपके पास कार्बन का है, और ये ग्रेफाइट एंड डाइहाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको करना ये है ना कि आपको हेस लॉ लगाना है, 393.5 प्लस प्लस यहाँ पे आप करोगे 285.8, ठीक है। और इसको माइनस कर दोगे आप, किससे माइनस कर दोगे, इन दोनों को ऐड करके आप किससे माइनस कर दोगे, माइनस 890 से आप इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, इसको सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, वो आएगा आपका 74.8 किलो जूल पर मोल के आसपास आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को मैंने कैसे बनाया, हेस लॉ से बनाया, ठीक है। सारे को क्या करके ऐड करके, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड से मैंने इसको बनाया है। आप चाहोगे तो सबका अलग 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 फॉर्मेशन निकालो, फिर उसको वैल्यू पुट करो, तो बहुत लंबा हो जाएगा। एक नंबर का सवाल है, जल्दी से बना लेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, सारे एंथैल्पीज को क्या करना, ऐड कर देना, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डेल्टा जी इज स्मॉलर देन जीरो देन द प्रोसेस हमारा क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ये बात तो बच्चे बच्चे को पता है कि डेल्टा जी अगर हमारा स्मॉलर देन जीरो है तो प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। चलो, फॉर द रिएक्शन 2Cl गिव्स Cl2, देखो यहाँ पे समझो, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। 2Cl, दो मॉलिक्यूल लिए गए हैं Cl के, ठीक है। और इससे क्या बन रहा है, Cl2 बना, यानी कि दो मॉलिक्यूल अलग अलग घूम रहे थे, ठीक है। कहीं घूम रहे थे, ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए, और क्या बना दिया इन्होंने, Cl2 बना दिया। तो आपसे पूछ रहा है कि जस्ट साइंस ऑफ डेल्टा H, ठीक है। डेल्टा H का जो साइन है वो क्या होगा, डेल्टा H का साइन और डेल्टा H आपको पता है इंथैल्पी होती है, डेल्टा S क्या होती है, एंट्रोपी होती है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ये अलग अलग थे, तो ये बॉन्ड बना। देखो, जब भी बॉन्ड बनता है ना, तो एनर्जी बाहर रिलीज होती है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज, यानी वो रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो जब रिलीज होगी ना, तो डेल्टा एच एक्सोथर्मिक होगा, तो डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव, पहली बात, ठीक। अब डेल्टा एस की बात कर लो, एस क्या होता है हमारा, इंट्रोपी। इंट्रोपी मतलब कि कितना डिसऑर्डर है, कितना रैंडमनेस है किसके पास, रिएक्शन के अंदर, सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो जब बॉन्ड बनता है तो मॉलिक्यूल्स अपने आप को, एटम्स अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। बॉन्ड के फॉर्मेशन के दौरान एटम्स अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको समझना ये है यहाँ पे कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या होती है, घटेगी, घटेगी यानी कि निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। एंट्रोपी घटेगा ना, डिसऑर्डर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि एटम्स अपने आप को क्या कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में अच्छे तरीके से आ रही होंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, ये तो सिंपल एक लाइन का क्वेश्चन है, याद रखो कि आइसोथर्मल रिएक्शन में तुम्हारा जो डेल्टा टी होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो होता है। टेम्परेचर में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, ठीक है। द बॉन्ड एंगल ऑफ पेंटागोनल बाइपिरामिडल, ये भी याद रखने वाला चीज है आपको कि पेंटागोनल बाइपिरामिडल जो होगा उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो बॉन्ड एंगल क्या होता है, 72 एंड 90, क्या होता है, 72 एंड 90, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। 109.5 किसका होता है, टेट्राहेड्रल का। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, ये क्वेश्चन तो इतनी बार आया है ना, इतनी बार आया है, और इस बार भी आएगा, ठीक है। इस बार भी ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछा गया आपसे किसमें, बेंजीन में। बेंजीन ऐसा दिखता है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड। और पाई बॉन्ड का मतलब होता है क्या,
डबल बॉन्ड, ठीक है। तो आप देख लो अंदर में 6 सिग्मा है, सिग्मा 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 सिग्मा, इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा 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 सिग्मा, ठीक है। और पाई कितना है, पाई पाई पाई। तो आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 12 सिग्मा, है ना, 12 सिग्मा, और क्या मिलेगा, 3 पाई मिलेगा, ठीक है। याद रखना इस क्वेश्चन को, बहुत बार आया है सवाल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 12 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो, समझ में आ रही है चीजें आपको अच्छे तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे होगे, सॉल्व कर रहे होगे मेरे साथ। द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट एच, यूनिट डायपोल मोमेंट का यूनिट क्या होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्या होता है, देव्य, है ना। क्या होता है, देव्य। डायपोल आपको पता है कि जब दो एटम अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उनके बीच में चार्ज का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के कारण। और इस ये जो कपल ऑफ चार्ज का फॉर्मेशन होता है यही क्या कहलाता है, डायपोल कहलाता है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव ए लीनियर शेप, इनमें से लीनियर शेप किसका होगा, तो लीनियर शेप किसका होगा, BeCl2 का होगा, है ना। यहाँ पे Cl है, यहाँ पे भी क्या है, Cl है। कैसे पता लग गया कि ये लीनियर होगा, आप कुछ नहीं करो, इनका हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। क्या निकाल लो, हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो। इसका हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो बेरिलियम का जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो sp होता है, इसका मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा, ठीक है। बस इतनी सी बात समझने वाली। आप हेस्पर थ्योरी भी लगा सकते हो, उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर को देख सकते हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ पाओगे कि z की वैल्यू यानी कि लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर की वैल्यू 2 आएगी, यानी केवल इसमें 2 बॉन्ड होगा। तो ये 2 बॉन्ड है, जो है इनके बीच में रिपल्सन होता है, इसलिए अपने आप को एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रखना चाहेंगे, इसलिए इनका जो बेस्ट शेप क्या होगा, वो शेप हो जाएगा लीनियर शेप, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Which are the following sets of ion represents a collection of isoelectronic species? किसकी बात हो रही है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात हो रही है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आप जानते हो कि क्या होते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इनके पास क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, आपसे पहला पहला ये देखो, मैं यहाँ पे लिखता चल रहा हूँ, ठीक है। के प्लस के लिए लिखूंगा तो पोटाशियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 19, न्यूट्रल स्टेट में, प्लस चार्ज आया यानी कि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 18। कैल्शियम के होते हैं 20, इस पे +2 चार्ज है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी लूज किया है, तो 20 में से 2 लूज कर देगा ये, तो बचेगा इसके पास कितना, 18 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। स्कैंडियम का क्या होता है, 21 होता है एटॉमिक नंबर, न्यूट्रल स्टेट में, उसने इस पे +3 चार्ज है, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं, लूज किए हैं। तो 3 इलेक्ट्रॉन जब इसने लूज किए हैं तो इसके पास बच्चे कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। और Cl माइनस का जो न्यूट्रल एटम है, Cl क्लोरीन का जो न्यूट्रल एटम होता है, उसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास एक माइनस चार्ज है, यानी कि इसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 18। तो इन सबों के पास क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। बाकी के ऑप्शन को आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये एक ही ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट तो नहीं है ना, तो पहले ही आपका आंसर आ गया, तो फिर आप क्यों जाओगे आगे, क्यों समय खराब करोगे, ठीक है। आगे देखो, फॉर ए गिवन प्रिंसिपल लेवल एंड इज इक्वल टू द फोर्थ एनर्जी लेवल। ये क्वेश्चन अजीब सा है, बस इतना समझो, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है, पूछा गया है आपसे कि एनर्जी लेवल कैसे होता है, किसका एनर्जी लेवल कम या ज्यादा होता है, अरेंजमेंट कैसा है एनर्जी लेवल का, क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, एफ के पास, या फिर चलो छोटे से बड़े की ओर जाते हैं, सबसे कम एनर्जी एस के पास, फिर पी के पास, फिर डी के पास, फिर एफ के पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और आपने पढ़ा होगा कि ऑफ बॉब प्रिंसिपल होता है, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल में जाना चाहता है, और वो लोएस्ट एनर्जी लेवल कौन सा होता है, एस होता है ना। एस के बाद पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ, ठीक है। ये चीजें पता होंगी आपको, बहुत बेसिक सा सवाल था ये, ठीक है। देखो जैक बोर्ड में अगर आपने बेसिक भी कंप्लीट किया है ना, तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 28। Out of fluorine, oxygen, nitrogen, chlorine, which element has the highest negative electron gain enthalpy? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात हो रही है। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी ज्यादा होगी उसकी टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, इलेक्ट्रॉन को पाने की, ठीक है। क्या बोला मैंने कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसकी जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा उसकी टेंडेंसी होगी किसको अचीव करने की, किसको पाने की, इलेक्ट्रॉन को पाने की, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की और नेगेटिव आयन के फॉर्मेशन करने की, ठीक है। तो आपको पता है कि हेलोजेंस यहाँ पे 2 दिख रहे हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन, इनका ही सबसे ज्यादा होता है, ग्रुप 17 का एलिमेंट है, लेफ्ट टू राइट तुम जितना जाओगे उतना ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है। तो आखिरी तक पहुंचोगे तो ग्रुप 17 में आ गए, हेलोजेंस में आ गए। अब हेलोजेंस में भी आपका फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन है और क्लोरीन है। तो फ्लोरीन का जो साइज होता है तो ये छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन तो ये चाहता है, फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन चाहता है, बिल्कुल चाहता है, लेकिन इसका साइज इतना छोटा होता है कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को सही तरीके से एकोमोडेट कर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो क्लोरीन के मुकाबले कम हो जाती है। क्लोरीन का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ये आराम से क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। ये एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से ही सवाल आते हैं पीरियोडिक टेबल में, ठीक है ना, याद रखना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। ये
नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होती है? क्लोरीन की होगी। फ्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए थी फ्लोरीन की, लेकिन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है, इसलिए किसकी होती है? क्लोरीन की होती है। ठीक है, यहाँ तक की चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेंबर ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड इन Fe2+। रिटेन का मतलब बच जाना या छुप जाना, ठीक है, जो बचे रह गए। Fe2+ की बात करो, Fe2+ आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26, 2+ यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिटेन्ड हो गए? रिटेन्ड मतलब कि बचे रहना। कितने इलेक्ट्रॉन रिटेन रहे, बचे रहे? तो 24 इलेक्ट्रॉन। इनमें से कोई भी 24 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस ऑप्शन को काट दो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट द इलेक्ट्रॉन इंटर द सबसेल दैट हैज लिस्ट एनर्जी। अभी बताया मैंने तुम्हें, ठीक है। कौन सा वो रूल है जो ये बोलता है कि जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो तुम करोगे, तो तुम क्यों लिखते हो 1s2 2s2? तुम पहले ये क्यों नहीं लिख देते हो 2p4 या 3d9? इनको क्यों नहीं लिख देते हो? तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, वो सबसे लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहते हैं। कहाँ रहना चाहते हैं? लोएस्ट एनर्जी लेवल में रहना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि किसने बोला था कि इलेक्ट्रॉन पहले एस में जाएंगे, फिर पी में जाएंगे, फिर डी में जाएंगे, फिर एफ में जाएंगे? ये किसने बोला था? ये बोला था ऑफबॉ प्रिंसिपल ने। क्या है ये? कौन सा प्रिंसिपल है ये? ऑफबॉ प्रिंसिपल है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन पहले उस एनर्जी लेवल में जाता है जिसकी एनर्जी सबसे लोवेस्ट होती है, सबसे कम होती है, और ये एसपीडीएफ के हिसाब से चलता है। एस की सबसे कम पहले एस में जाएगा, फिर पी में, फिर किस में जाएगा? फिर डी में, फिर अंत में एफ में जाता है, ठीक है। क्लियर है बात? इसे हम क्या बोलते हैं? ऑफबॉ प्रिंसिपल। चलिए आगे चलते हैं। 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यू। 2p में ऑर्बिटल्स में क्या क्या वैल्यू हो जाएगी? 2p को खोलो, 2p को देखो जरा ध्यान से, क्या क्या चीजें हैं 2p के पास, ठीक है। 2p के पास क्या क्या चीजें हैं? 2p ये क्या बताता है? ये n की वैल्यू देता है। ये किसकी वैल्यू देता है? l की वैल्यू देता है। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। और p का मतलब क्या? एल की वैल्यू अगर जीरो है तो वो कौन सा सबसेल होता है? एस सबसेल। एल की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा सबसेल होता है? पी सबसेल। एल की वैल्यू 2 है तो कौन सा सबसेल होता है? डी सबसेल। ठीक बात है। तो इनमें से पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? पी का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया? एल की वैल्यू 1 होगी। तो एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू क्या? 1। कहाँ दिख रहा है? बी में दिख रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। आ रही है बातें समझ में? The series of line in the hydrogen spectrum which appears in the visual region of electromagnetic spectrum कौन सा हो जाएगा? कौन सा सीरीज हो जाएगा? बाल्मर सीरीज। कौन सा सीरीज हो जाएगा? बाल्मर सीरीज, ठीक है। बाल्मर सीरीज जो होता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो बाल्मर सीरीज होता है, वो विजुअल रीजन में लाई करता है, ठीक है। What will the molarity of the solution containing 18.25 ग्राम of HCl gas in 500 ग्राम? नहीं होगा यहाँ पे 500 ग्राम नहीं करना आपको, ये मिसप्रिंट है। क्योंकि अगर ग्राम करोगे तो मुझे क्या चाहिए होगा? फिर मुझे फिर डेंसिटी चाहिए होगी, और डेंसिटी यहाँ पे दी नहीं गई है, ठीक है। तो फिर मैं डेंसिटी मान सकता हूँ 1 ग्राम पर लीटर, पर मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं है। मोलैरिटी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, हर साल आते हैं। इस बार भी आएगा ऐसा क्वेश्चन, मोलैरिटी से बिल्कुल आएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बता दो कि 500 लीटर्स, किसकी बात हो रही है? 500 लीटर की बात कर रही है। 500 लीटर, या 500 लीटर नहीं भाई, ml कर दो इसको, ml ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि मोलैरिटी क्या होगी, ठीक है। तो बता दो मोलैरिटी। बहुत आसान क्वेश्चन है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट कौन सा है? HCl बाई क्या? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में? लीटर में। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl कैसे निकाल लो? गिवन मास बाई मोलर मास, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? हो जाएगा 18.25 डिवाइडेड बाई क्या? 35.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 500 क्या है हमारा? ml है पानी। इसको किससे डिवाइड कर दो? 1000 से डिवाइड कर दो। किस में बदलने के लिए? लीटर में बदलने के लिए। क्योंकि मोलैरिटी निकालते समय हम क्या करते हैं? इसको मोलैरिटी निकालते समय हम क्या करते हैं? वॉल्यूम को किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं, ठीक है। अब तुम क्या करोगे? अब तुम इसको करोगे सॉल्व, और सॉल्व करके तुम मुझे इसका आंसर बताओगे किसमें? कमेंट में, ठीक है। इन वैल्यूज को मैंने पुट कर दिया है, सब कुछ समझा दिया है, और मैं आपसे आंसर चाहूंगा कमेंट में। और हर एक बच्चा जो इस वीडियो को देख रहा है वो कमेंट करके बताएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम होने जा रहा है कल, ठीक है। और आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे ऐसे क्वेश्चन का, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, उनको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ, मुझे पार्टिसिपेट करो, ठीक है। देखो, कुछ भी नहीं पढ़ाना तुमने अभी तक। इन क्वेश्चन को अगर तुम ठीक से कर ले रहे हो, पढ़ ले रहे हो, ठीक है, समझ जा रहे हो यहाँ पे, तो तुम्हारे बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को देखो, बार बार देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सॉल्व करके बताना भाई कमेंट में।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको, मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ क्या पूछा है, एटम्स पूछा है, ठीक है, और दिया क्या है, मास। मास से अगर आपको एटम्स में जाना है, किस में जाना है, मास से अगर नंबर ऑफ, मास से अगर आपको कहाँ जाना है, नंबर ऑफ एटम्स में जाना है, तो आप मास से डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम्स में नहीं जा सकते, आपको किससे होके जाना पड़ेगा, मोल्स में जाना होगा पहले, फिर मोल्स से कहाँ जाओगे आप, नंबर ऑफ एटम्स में जाओगे। तो 12 ग्राम कार्बन, तो इसमें कितने मोल्स हो गए, गिवन मास बाय मोलर मास, यानी कि 1 मोल आया। 20 ग्राम कैल्शियम का क्या मतलब है, पहली बात तो ये पता लगा लो कि सेम नंबर ऑफ 12 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ये जो 12 ग्राम मैग्नीशियम है ये कितने मोल्स के बराबर है, पहले यही पता लगा लो। 12 ग्राम मैग्नीशियम कितने मोल्स के बराबर है, तो गिवन मास है 12, मोलर मास होता है मैग्नीशियम का 24, आंसर क्या आ जाएगा 0.5। कितने मोल्स हो गए 0.5। इनमें से तुम सभी के मोल्स निकालो, जिसका मोल 0.5 आ गया मतलब उसमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने की इतने 12 ग्राम मैग्नीशियम में है, क्योंकि मोल क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। जब मोल सेम आ गया तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो कार्बन का कितना आ रहा है दोस्तों, 1 मोल आ गया, ठीक है। 20 ग्राम कैल्शियम की बात की जाए तो गिवन मास बाय मोलर मास ये क्या आ जाएगा हमारा 1/2 यानी कि 0.5। तो किसका कौन सा आंसर सही है, बी। क्योंकि देखो आगे चेक ही नहीं करूंगा ना, एक ही आंसर सही है तो मैं आगे क्यों चेक करूंगा, टाइम क्यों खराब करूंगा अपना, ठीक है। आपको भी एग्जाम में ऐसा ही सोचना है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 0.5 मोल्स यहाँ पे आए, 0.5 मोल्स यहाँ पे भी आए, दोनों में क्या होंगे, सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि मोल्स इन दोनों का क्या है, सेम है, ठीक है। बोलो बात आती है समझ में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड CH3COOH क्या होगा, इथेनोइक एसिड है हमारे पास, या कॉमन नेम इसका एसिटिक एसिड होता है। पहली बात तो पूरा फॉर्मूला लिख लो, C2H4O2। बहुत पसंद है जैक बोर्ड को इंपिरिकल फार्मूला से क्वेश्चन, इंपिरिकल फार्मूला से सवाल रहता ही रहता है, इस साल भी रहेगा, 100% गारंटी है तुम्हें, ठीक है। इसलिए इंपिरिकल फार्मूला को समझो। इंपिरिकल फार्मूला होता क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है इस सारे आइटम्स का जो कि एक मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये जितने भी आइटम्स मौजूद है ना, कार्बन कितना है 2 है, हाइड्रोजन कितना है 4 है, ऑक्सीजन कितना है 2, इन सबों का रेशियो ले लो और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है, 1:2:1 हो गया। तो कार्बन का नंबर क्या आ रहा है 1, हाइड्रोजन का नंबर 2 और ऑक्सीजन का नंबर 1। तो इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, CH2O, क्या आ जाएगा, CH2O, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंपिरिकल फॉर्मूला कहाँ पे है, ये यहाँ पे है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन, मीथेन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है। देखो इसके लिए तुम्हें मोलर मास का थोड़ा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। CH4 का मोलर मास निकाल लो, CH4 का मोलर मास क्या आ जाएगा दोस्तों, कार्बन हमारा कितना है 12 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 × 4, ये कितना आ जा रहा है हमारा 12 + 4, 12 + 4 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मोलर मास इसका 18 ही आएगा। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, कितने ऑक्सीजन हमारे 12 + 4 16 हो जाएगा ना, 18 नहीं होगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16, 12 + 4 क्या होता है 16 होता है। 16 क्या ग्राम, मोलर मास निकाल लो। अब इस 16 ग्राम में कार्बन कितना है वो देख लो, तो देख लो यहाँ पे इस 16 ग्राम में कार्बन कितना ग्राम था 12 ग्राम, तो इसका परसेंटेज निकाल लो, 12/16 इंटू क्या 100, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 75%। अगर कार्बन 75% आया है तो हाइड्रोजन बचा कितना 25%, तो क्या रेशियो हो गया 75% और 25%। ये हमारा क्या हो गया सही आंसर। किसका पूछा था, कंपोजिशन ऑफ मीथेन, तो मीथेन में पहले कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। ये मत कर देना कि 25 75 कर दे, क्या फर्क पड़ता है, ये हाइड्रोजन है फिर ये कार्बन है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलो बातें आती समझ में। बस कुछ नहीं किए, मोलर मास ले लिए, मोलर मास से देख लिए टोटल कितना होगा। द मोलर मास ऑफ FeSO4.5H2O, बहुत आसान है। देखो मोलर मास यानी कि मोलर मास क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का मास होता है उसको क्या बोलते हैं मोलर मास। तो मोलर मास निकालने के लिए तुम मोलिकुलर मास निकाल लो और फिर मोलिकुलर मास को क्या कर दो, मोलिकुलर मास को ग्राम में लिख दो, तो वो क्या बन जाता है उसका मोलर मास बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो FeSO4 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है FeSO4.5H2O, ठीक। देखो आयरन का क्या होता है 56, सल्फर का क्या होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 × 4 प्लस, ये डेसिमल वगैरह से कंफ्यूज मत होना, बस इतना समझो कि ये 5H2O है। अच्छा 5 इंटू लिख सकता हूँ, H2O का क्या होता है मोलर मास 18 होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो कितना आएगा 56 + 32 + 16 4 जा 6 4 जा 24 हैंड इनटू 64 प्लस 5 8 जा 40 ऑफ 0 हैंड इन 4, ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आंसर 56 + 32 + 64 + 19, सबों को ऐड कर दो, 6 4 10 12, हाथ में रहा 1 10 16 3 19 5 24 242, कितना आ रहा है आंसर
242 ग्राम पर मोल। ठीक है, कुछ नहीं करना, सारे के सारे मोलिकुलर मास को ऐड कर दो और फिर लिख दो, ग्राम से रिप्लेस कर दो, वो क्या बन जाता है हमारा मोलर मास। किसी भी सब्सटेंस का एक मोल का मास क्या होता है, मोलर मास कहलाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन है, इफ अ सैंपल ऑफ मीथेन, if a sample of methane contains 1.2044 into 10 की पावर 23 हाइड्रोजन एटम्स, how many moles of methane are present in the sample। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन को सुधारना है हमें। यहाँ पे हम क्या करेंगे, how many moles of methane नहीं लिखेंगे, how many moles of हाइड्रोजन करेंगे, इसको इसको क्या करेंगे, how many moles of हाइड्रोजन करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, how many moles of हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मोल्स पूछा गया है। क्या पूछा गया है, हाइड्रोजन का मोल्स पूछा गया है। मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, आपको बताना है कि हाइड्रोजन के मोल्स कितने मौजूद होंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जब आपको मोल्स में बदलना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को आपको मोल्स में बदलना है, तो 1.2044 इंटू 10 की पावर 24 है। इसको तुम किससे डिवाइड कर दोगे, इसको तुम डिवाइड करोगे 6.022 एवोगैड्रो नंबर से इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, ये एक बार मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारा 12.044 इंटू 10 की पावर क्या 23, ये हो जाएगा हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये इससे खत्म। ठीक है, ये से कितनी बार में जाएगा, 6 टू जा 2 टू जा 4, 2 टू जा 4 0, 6 टू जा 12, दो बार में जा रहा है। तो आंसर क्या आ जा रहा है, 2 मोल्स। सही आंसर क्या आ रहा है इसका, 2 मोल्स। सही आंसर हमारा क्या हो गया, 2 मोल्स। तो याद रखना, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आपको दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको क्या निकालना है, मोल, तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे, Na से डिवाइड करोगे, यानी कि एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करोगे। बोलो बात आती है समझ में। ठीक है, चलो विच आर द लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं, देख लो। विच आर द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनमें से सैचुरेटेड कौन है, सैचुरेटेड का मतलब क्या, जिसके पास सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्केन्स होते हैं जो, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो हाइड्रोकार्बन है वो सैचुरेटेड है। बेंजीन को देखो, बेंजीन के पास डबल बॉन्ड होते हैं तो ये सैचुरेटेड होगा नहीं। एनिलीन के पास बेंजीन के ऊपर NH2 लगा होता है, उसको एनिलीन बोलते हैं, वो भी होगा नहीं। टोलिन बेंजीन के ऊपर CH3 लगा हुआ होता है, वो भी हमारा होगा नहीं। तो क्योंकि तीनों में क्या है, बेंजीन है। तो बचा कौन हमारा, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसा होता है, साइक्लोहेक्सेन ऐसा होता है, इसमें जितने भी बॉन्ड है वो सब क्या है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ ये कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, तो सारे के सारे इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सारे सैचुरेटेड कार्बन है, इसलिए हमारा क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो इतना फेवरेट क्वेश्चन है ना, इसको स्टार लगा दो यार। ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है किसका है, जैकबोर्ड का। ये बार बार पूछता है, ये बार बार पूछता है। पूछा है द ज्योमेट्री ऑफ H2O विल बी, क्या होगी H2O की ज्योमेट्री। अब तुम जल्दी से बोल दोगे कि क्या होगी सर, बेंट होगी, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुमसे ज्योमेट्री पूछा गया है, ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये जो ज्योमेट्री होती है ना और ये जो शेप होती है, ये दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, टेट्राहेड्रल। ये आपको कैसे पता चलता है, हाइब्रिडाइजेशन से। लेकिन अगर आपको शेप निकालना है तो आप कैसे पता लगाओगे, VSEPR थ्योरी से लगाओगे, भेस्पर थ्योरी से पता लगाओगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आने वाले सारे क्वेश्चंस थे, 40 क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनको पढ़ के जाओ, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, हो सके तो ध्यान में रख के जाओ। ठीक है, जो जो चीज़ों को मैंने याद रखने के लिए बोला उसको याद रख लो, जो एंगल वगैरह मैंने बताया उसको याद रख लो। ठीक है, इन चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, बार बार पढ़ो। और आपको एग्जाम के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम दो, है ना। और जो क्वेश्चन मैंने बोला है कमेंट करने के लिए, वो कमेंट भी कर देना। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर।